अस्पताल के हर बेड का इंश्योरेंस करें, उस बेड पर जो आया वो इंश्योरेंस का हकदार बन जाए। आपने सुनी नेताओं की आवाज, हम सुनना चाहते हैं आपकी आवाज। स्वास्थ्य सेवाएं सुधारने के लिए आज ही अपने आइडियाज भेजें। चेंज इंडिया, एन एजेंडा फॉर द नेक्स्ट पीएम। सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं शाहिद मंजूर सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। महामहिम श्री राज्यपाल ने मुख्यमंत्री जी की मंत्रणा से माननीय विधायक श्री यासर शाह को उत्तर प्रदेश का राज्य मंत्री नियुक्त किया है। श्री यासर शाह कृपया शपथ ग्रहण करने हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं यासर शाह सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं यासर शाह सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। यदि महामहिम श्री राज्यपाल की आज्ञा हो तो इस समारोह की कार्रवाई समाप्त की जाए। महामहिम श्री राज्यपाल की आज्ञा से इस समारोह का समापन किया जाता है। नाज़रीन आदाब, मैं हूं सना। अभी आप देख रहे थे राज नशरियात। उत्तर प्रदेश काबीना में आज तौसी हो रही थी जिसमें कुछ वज़रा को हलफ दिलाया जा रहा था। बढ़ते हैं मजीद खबरों की तरफ। दिल्ली में आज शाम जबरदस्त सियासी सरगर्मियां मुतवक्के हैं। आज शाम 5:30 बजे वजीर आजम की रिहाइशगाह पर कांग्रेस की कोर कमेटी की मीटिंग होने वाली है। वहीं शाम 6 बजे बीजेपी की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की भी मीटिंग होने वाली है। इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि दोनों जमातों की मीटिंग में राज्यसभा इंतखाबात की हिकमत अमली अहम मौजू होगा। कांग्रेस कोर कमेटी की मीटिंग में आम आदमी पार्टी को दी गई हिमायत के बारे में भी तबादले ख्याल का इम्कान है। नाज़रीन, हम इस मामले पे मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे रंजीता से जो कि दिल्ली में मौजूद हैं। और जी रंजीता, ये बताएं कि कांग्रेस कोर कमेटी की आज मीटिंग होने वाली है, इस मीटिंग का क्या एजेंडा है? जी सना, 5:30 बजे कांग्रेस की कोर कमेटी की बैठक प्रधानमंत्री आवास पर होगी जिसमें कोर कमेटी के सभी सदस्य मौजूद होंगे और जो
सूत्रों के हवाले से खबर हमारे पास आ रही है वो ये कि कोर कमेटी की बैठक में आम आदमी पार्टी को जो दिल्ली में समर्थन दिया है कांग्रेस ने, जी वो ट्वीट पर चर्चा होगी, क्योंकि जिस तरह से पिछले दिनों जो केजरीवाल ने जो धरना दिया उसके बाद जो पार्टी की फजीहत हुई है, भाजपा लगातार कांग्रेस पर ये आरोप लगा रही है कि ऐसी पार्टी को समर्थन क्यों दिया कांग्रेस ने जो विकास के नाम पर और महिला की सुरक्षा के नाम पर सिर्फ धरने प्रदर्शन करती है, दिल्ली के लोगों के विकास के लिए कोई काम नहीं कर रही है। जिसके बाद कांग्रेस भी कहीं न कहीं विरोधियों के निशाने पर है। पार्टी को सोचना पड़ेगा कि क्या वो आम आदमी पार्टी को जो समर्थन दे रही है दिल्ली में सरकार बनाने के लिए, क्या वो समर्थन जारी रखे या फिर उस पर कोई विचार होना चाहिए। इसको लेकर आज कांग्रेस कोर कमेटी की बैठक में मंथन होगा, जानकारी दी जाएगी आलाकमान को कि आखिर क्या वस्तुस्थिति है और पार्टी क्या निर्णय ले सकती है आम आदमी पार्टी के समर्थन को लेकर। इसके साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि राज्यसभा जो चुनाव होना है, प्रदेश के 55 सीटें जो है वो खाली हो रही है, उन पर कांग्रेस की क्या रणनीति होगी, इन सभी विषयों पर कांग्रेस कोर कमेटी की बैठक जो है वो चर्चा करेगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया रजता आपका। बढ़ते हैं मजीद खबरों की तरफ। आम आदमी पार्टी ने आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट 26 जनवरी को जारी करने का इम्कान जाहिर किया है। पार्टी के मुताबिक बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और महाराष्ट्र की कुछ सीटों के उम्मीदवारों का ऐलान किया जा सकता है। लिस्ट पार्टी के सीनियर करदा लीडरान पर मुश्तमिल होगी। वजीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे के बाद अब शिवसेना ने दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल का मजाक उड़ाया है। शिवसेना ने केजरीवाल को पागल और सर्कस का रिंग मास्टर करार दिया है। शिवसेना के तर्जुमान अखबार सामना में वजीर आला केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का जमकर मजाक उड़ाया गया है। शिवसेना ने आम आदमी पार्टी को हिंदुस्तान सियासत के एटम गर्ल से ताबीर किया है। शिवसेना सरबराह उद्धव ठाकरे ने इदारे में लिखा है कि राखी सावंत केजरीवाल से बेहतर इंतजामात चला सकती हैं। शिवसेना ने शिंदे की जानिब से केजरीवाल को पागल करार दिए जाने का भी दिफा किया है। अखबार का कहना है कि शिंदे ने अवामी जज्बात की तर्जुमानी की है। वहां दूसरी जानिब आम आदमी पार्टी ने शिवसेना के बयान को अहमियत देने से इनकार किया है। वहीं दीगर सियासी जमातों ने शिवसेना के इस तबसरे को नाकाबिले कबूल करार दिया। जितना अस्तर होता है उतनी बात रखता है, उसमें क्या कहना। शिवसेना का अपना चरित्र है, उनको कहने लीजिए। केजरीवाल चुन के आए हुए, पार्टी चुन के आई हुई है। लोगों के काम करने के तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन मैं इतना समझता हूं कि किसी पर इस तरह का टिप्पणी करना जायज बिल्कुल नहीं है और हर के अंदाज अलग हो सकते हैं और लोगों को टिप्पणी करते वक्त व्यक्तिगत रूप से संयम बरतने की सख्त जरूरत है। हमारा देश का कल्चर नहीं है और देश के लोगों की इस तरह की टिप्पणी करने की, बर्दाश्त करने की क्षमता भी नहीं है और नहीं करना चाहिए। हम इसका खंडन करते हैं। जो इनका अपने ठाकरे साहब का जहां तक ताल्लुक है, ये तो हमेशा से हम अफसरान बोलते हैं किसी को किससे क्या मिला दें, वो बात अलग है। लेकिन मिस्टर केजरीवाल साहब से हमें बहुत उम्मीदें थी। अगर उन्होंने ऐसा किया है तो इसका मतलब है उनको बिल्कुल एक नीचे स्तर पर पहुंचाने का काम किया है। राखी सावंत एक डांसर है, कैबरे डांसर है और वो उससे कम से कम उनको नहीं मिलाना चाहिए था। ये थोड़ा सा मतलब मुझे उचित नहीं लगता है कि जबान जो मैं देख रहा हूं, जिसकी भी जबान देख लो, उसमें कुमार विश्वास की जबान देख लो या इनकी देख लो या ठाकरे साहब की देख लो या शिंदे साहब का जहां तक ताल्लुक है, अब वो जिस तरह की जबान का प्रयोग हो रहा है तो ये जबान वार चल रही है और ये जबान संभाल के होना चाहिए। दिल्ली के वजीर कानून सोमनाथ भाटी के खिलाफ बीजेपी ने दिल्ली में धरना दिया। बीजेपी का कहना है कि सोमनाथ भाटी वजीर कानून रहते हुए कानून से खिलवाड़ कर रहे हैं। दिल्ली बीजेपी के सदर विजय गोयल ने भाटी के इस्तीफे का मुतालबा किया। ने अपने 14 जिलों के अंदर आज धरने दिए हैं। हमने मांग की है कि कानून मंत्री सोमनाथ भारती को
बर्खास्त किया जाए जी। इसके लिए आज हम उपराज्यपाल से भी हमारा एक हाई लेवल डेलीगेशन मिल रहा है और हमने ये देखा है कि सोमनाथ भारती कानून मंत्री होते हुए उन्होंने कानून को तोड़ा है। कोई भी आदमी कानून से ऊपर नहीं हो सकता। ये आम आदमी अब खास आदमी बन गए हैं, तो हमने कहा इनकी बर्खास्तगी होनी चाहिए क्योंकि इन्होंने अपने अधिकार क्षेत्र का दुरुपयोग किया है। इन्होंने विदेशी महिलाओं के साथ उन्होंने FIR की है कि छेड़खानी की, मोलेस्टेशन की, और अब आम आदमी पार्टी इनको बचाने में लगी है। दिल्ली की जनता ने यह देख लिया है कि आम आदमी पार्टी पर जो उन्होंने विश्वास करके वोट दिया था, इन्होंने विश्वासघात किया है। खालिस्तान के दहशतगर्द देवेंद्र सिंह भुल्लर ने अपनी सजाए मौत को उम्र कैद में तब्दील करने की दरखास्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी को समाअत के लिए कबूल करते हुए मामले की सुनवाई 28 जनवरी को मुकर्रर की है। वाज़ेह रहे कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अपने अहकामात में रहम की दरखास्त पर ताखीर और दिमागी हालत ठीक न होने की बिना पर सजाए मौत की मुस्तहक तमाम मुजरिमों की सजाओं को उम्र कैद में तब्दील करने का फैसला सुनाया था। डीएमके सरबराह एम करुणानिधि ने अपने फर्जंद MK अलागिरी को पार्टी के तमाम ओहदे से मुअत्तल कर दिया है। पार्टी ने इस जिम्न में एक बयान जारी करते हुए कहा कि अलागिरी पार्टी ने मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस पाए गए हैं और पार्टी की पॉलिसी से मुतजाद बयानात दे रहे हैं, इसलिए उन्हें पार्टी से मुअत्तल किया जाता है। वाज़ेह रहे कि करुणानिधि के दोनों फर्जंद अलागिरी और स्टालिन में सियासी रकाबत है। करुणानिधि के करीबी जराये के मुताबिक डीएमके सरबराह स्टालिन को अपना जानशी बनाना चाहते हैं। इससे कबल करुणानिधि ने अपने छोटे बेटे स्टालिन के खिलाफ बयानबाजी पर अलागिरी को खबरदार भी किया था। अभी सोचना पड़ेगा इसमें, तो सावधान से करुणानिधि साहब ने एक निर्णय लिया है। उसी से पता लगता है कांग्रेस को साथ रिश्तेदारी डीएमके आने वाले थे वो बंद हो गया। सेकंड थिंग, आने वाले 7 तारीख फरवरी महीने में जो राज्यसभा का चुनाव आना था उसमें डीएमके कांग्रेस का वोट्स को एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन कल जयललिता मैडम ने एडीएमके कैंडिडेट को अनाउंस कर दिया है। ऑटोमेटिकली डीएमके को एक सीट मिलेगी, तिरुचि सिवा जीत जाएंगे। ये सारा सोच बूझ करके करुणानिधि साहब ने एक निर्णय लिया अलागिरी को निकालना। अलागिरी तो वीकेंड हो गया है। स्टालिन को बात तो एकदम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन डीएमके का जो संगठन है स्टालिन को हाथ में आ गया है। 90% लोग स्टालिन को साथ है। ये अलागिरी का सस्पेंशन शुरू से एक्सपेक्ट कर रहे थे, ये नया चीज नहीं है, ये डीएमके परिवारवाद नहीं है। इसमें 2G का मसला इन्वॉल्व है, कनिमोड़ी का जो ईडी नोटिस सीबीआई नोटिस है उसमें इन्वॉल्व है। ये सारा सोच मोच करके करुणानिधि साहब ने निर्णय लिया है। ये फ्यूचर जयललिता को अच्छा है क्योंकि वीकन हो जाते हैं डीएमके। खबरनामे में वक्त है फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। चलो बेटा, रास्ते में एटीएम पे रोक लेना। रुक रुक रुक, यहाँ मैं 2 मिनट में आया। ये एटीएम कहाँ गया? भाई साहब यहाँ पे एक एटीएम हुआ करता था। भाई साहब एटीएम यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। 5 किलोमीटर? पता नहीं क्या चक्कर है। चल बेटा, तेरी माँ को फोन लगाता हूँ, पता तो लगाऊं तेरी मौसी की फ्लाइट कितने बजे की। जी। अरे पेजर, मोबाइल कहाँ गया? मोबाइल फ्लाईओवर ले ले, जल्दी कर। इतना ट्रैफिक, ये फ्लाईओवर कहाँ गया? कौन सा फ्लावर पापा? चल मेट्रो लेते। अरे ये मेट्रो कहाँ गई? मेट्रो? चलो। अरे भाई साहब, यहाँ पे एक एयरपोर्ट होता था, एयरपोर्ट। बावड़ा हो गया क्या था वो? एयरपोर्ट यहाँ? पापा को हो क्या गया है? अरे यार हेलो सुनो, वो नया वाला एयरपोर्ट तो यहाँ पे है ही नहीं। एयरपोर्ट नहीं है? मतलब नींद में हो क्या तुम? उठो उठो उठो, एयरपोर्ट नहीं जाना। हाँ, एयरपोर्ट, मेट्रोज, एटीएम्स, बैंक्स, एक्सप्रेसवेज, इतना सब कुछ सिर्फ पिछले 10 सालों में, और ये सब हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया, जैसे सदियों से ऐसा ही था। भारत निर्माण का यही प्रमाण। जन जन को छुआ, जन जीवन बदला। वो सुबह कभी तो आएगी। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में
दो चीजों पर आग्रह से हमने काम करना चाहिए। पहली शर्त जीरो डिफेक्ट और दूसरी शर्त पैकेजिंग। While absorbing the latest technologies from around the world, Indian manufacturing must also be built on Indian patents. आपने सुनी नेताओं की आवाज, हम सुनना चाहते हैं आपकी आवाज। औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने के लिए आज ही अपने आइडियाज भेजें। चेंज इंडिया, एन एजेंडा फॉर द नेक्स्ट PM। खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की तरफ। मगरबी बंगाल के इलाके दानकुनी में बस के आतिशजदगी हादसे का वाकया पेश आया। आतिशजदगी की वजह से बस पूरी तरह से जलकर खाक सतर हो गई। कोलकाता से अंसोल जाने वाली लग्जरी बस में अचानक आग के शोले भड़क उठे। ताहम इस वाकये में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बस के आतिशजदगी हादसे की वजूहात का ताहाल पता नहीं चल सका है। जम्मू कश्मीर पत्थरी बल फर्जी इनकाउंटर केस को फौज की जानिब से बंद करने पर वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने शदीद नाखुशी जाहिर की है। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि पत्थरी बल केस को बंद नहीं किया जा सकता और इस सिलसिले में रियासती कानून के हुक्काम दिगर मुतबादिल की जांच करेंगे। वाज़ेह रहे कि फौज ने ये कहते हुए पत्थरी बल केस को बंद कर दिया कि रिकॉर्ड शुदा शवाहिद से मुलजमीन के खिलाफ इल्जामात साबित नहीं होते हैं। फौज ने अपनी तहकीकाती रिपोर्ट में 5 अफसरान को क्लीन चिट दी है। यौम जमहूरिया के पेश नजर श्रीनगर में हिफाजती बंदोबस्त सख्त कर दिए गए हैं। बख्शी स्टेडियम के इर्द गिर्द पुलिस और CRPF के जवानों को बड़ी तादाद में तैनात किया गया है। वादी कश्मीर में यौम जमहूरिया की सबसे बड़ी तकरीब बख्शी स्टेडियम में ही होती है। सिक्योरिटी का सवाल है तो 3 टायर सिक्योरिटी बख्शी स्टेडियम जहां पे परेड होनी है उसके चारों तरफ कर दी गई है। बख्शी स्टेडियम की जो अंदर की सिक्योरिटी है वो काफी पहले से ही कर दी गई है और काफी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह नाका लगाए गए हैं, चेकिंग चल रही है बराबर और संदिग्ध लोगों की शिनाख्त चल रही है, संदिग्ध घरों की शिनाख्त चल रही है और सभी तरह के इंतजाम हमने किए हुए हैं ताकि कोई भी अपने गलत मंसूबों में कामयाब न हो पाए। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक शख्स ने जायदाद की लालच में अपने ही घर के 4 अफराद को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम मोमिन खां अपने घर वालों के साथ जायदाद का तनाजा चल रहा था। पुलिस के मुताबिक मोमिन खां ने अपने वालिदैन का सबसे छोटा बेटा है और भाइयों से उसका तनाजा चल रहा था। पुलिस के मुताबिक मोमिन खां ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर गुज़िश्ता शब अपने घर के ही 6 अफराद का कत्ल कर दिया। मकतूलीन में मोमिन खां के माँ बाप, बड़ा भाई और दिगर 3 अफराद शामिल हैं। पुलिस ने मोमिन खां और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। प्रॉपर्टी का झंझट है। ये प्रॉपर्टी मेरी है, इसने दिल्ली में बिकवा के यहाँ का भट्टा चलवा दिया, उस पर इसने कब्जा कर लिया। घर वालों ने सब जगह इसको दे दिया और मैं दर की ठोकर खा रहा। कैसे अंजाम दिया घटना को? कितने लोग थे साथ में? मेरे साथ एक ये 2 थे और मैं था। किस चीज से मारा? मेरे पास छोड़ी थी और इनके पास एक रिवॉल्वर था और वो रिवॉल्वर था इसके पास, गोली चलाई तो यूं करके एक रिवॉल्वर ये रहा, मुझे दिखाया था। अच्छा, मारने से पहले प्लानिंग की थी? जब पहले से 1.5 महीने पहले प्लानिंग की है, तफ्तीश की है और 3 लोग इसमें गिरफ्तार हुए हैं। घटना को अंजाम मौसम खान के सबसे छोटे बेटे मोबिन खान ने दिया है। घटना का कारण उनके ईंट भट्टे और अन्य प्रॉपर्टी को लेकर पुराना विवाद है। अभी तक किसी की गिरफ्तारी? 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और मोबिन खान ने अपना सारा जुर्म इकबाल किया है, कबूला है। उसने ये बताया है कि 1.5 महीना पहले उसने अपने तहेरे भाई, जिसका नाम है आपका जयखम खान, और जयखम खान के बेटे साजिद के संग उसने प्लानिंग की थी
प्लानिंग के तहत उसने 1.5 महीना पहले अपने परिवार को अलीगढ़ से लाके यहाँ पे रखा था। खुद 5 दिन पहले वो आया था और 5 दिन से इस फिराक में था कि खाली पड़ने पर, मौका मिलने पर वो इस घटना को अंजाम देते। घटना को बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने इंतखाबात से कब्ल के सर्वे रिपोर्टों को तफरीही प्रोग्राम करार दिया। नीतीश का कहना है कि 200-400 अफराद को पैमाना बनाकर किए गए सर्वे काबिल एतबार नहीं। आदमी से शहर में पूछ लिया, वही सर्वे हम तो शुरू से बताते हैं। आज तक सारे सर्वे, ज्यादातर सर्वे एक आध बार, मतलब योगेंद्र यादव जी जो सर्वे करते हैं उनको छोड़ दिया जाए तो अब तो खैर वो ज्यादा पार्टी में व्यस्त हो गए। जब तक वो प्रोफेशनली सर्वे करते थे तो उनका सर्वे क्रेडिबल, और एक आध बहुत पहले से एनडीटीवी के साथ जुड़े हुए लोग रहते थे तो उसमें क्रेडिबिलिटी थोड़ी रहती है, बाकी सब तो बेकार का सर्वे है। मध्य प्रदेश के भोपाल में बिन मौसम की बरसात ने ठंड में इजाफा कर दिया है। इस बारिश ने पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ठंड में इजाफे के बाद आम जिंदगी मुतासिर हो गई है। लोगों की आमदोरफ्त पर भी असर पड़ रहा है। ट्रेनें देर से भी चल रही हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज भी बारिश का इम्कान है। हुकूमत की आदमी तवज्जोही के बाद गंगा नदी दिन ब दिन आलूदा हो रही है। गंगा नदी को साफ करने की जिम्मेदारी मुसलमानों ने भी कबूल की। इलाहाबाद में इन दिनों माघ मेला चल रहा है। मेले में आए लोग को राहत पहुंचाने की गरज से मुस्लिम तंजीम ने इलाहाबाद में गंगा की सफाई में हिस्सा लिया। नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हम लोग गंगा जमुना तहजीब के मानने वाले हैं। आज यहाँ पर मुसलमानों ने और सर्वधर्म के लोगों ने गंगा के संगम तट पर आकर के गंगा की सफाई की। इलाहाबाद में जिस तरीके से माघ मेला चल रहा है और गंदगी का गंगा में अंबार लगा हुआ है, उसी गंदगी को हम लोगों ने यहाँ साफ करा और अपने मजहब का, अपने धर्म का, अपने जात का प्रतीक यहाँ पर एक पेश की। यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी 23 जनवरी को बिहार जा रही हैं, जहां वो किशनगंज में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सेंटर का संग बुनियाद रखेंगी। सोनिया गांधी के दौरे से मुताल्लिक जानकारी देते हुए किशनगंज से कांग्रेस रुकन पार्लियामान मौलाना इसरारुल हक ने बताया कि संग बुनियाद रखने के बाद सोनिया गांधी एक अवामी रैली से भी खिताब करेंगी। वक्त फिलहाल एक छोटे से वक्फे का, जल्द हाजिर होते हैं। अपनाइए मिला स्किन क्रीम। इसको सिर्फ रात में इस्तेमाल करने से आपको मिले फेस प्रॉब्लम से आजादी। अब फेस प्रॉब्लम को कहिए बाय बाय। एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा। लंबी लाइनों में लगना हुआ पुराना, आया है ऑनलाइन का नया जमाना। हर जरूरत अब होगी पूरी, चाहे हो पासपोर्ट की डिलीवरी, बिल की करो अब पेमेंट बिना कोई टेंशन। सारी जन सेवाएं घर बैठे पाकर हर कोई हुआ अब सयाना। कोर्ट केस की लेनी हो जानकारी, अरे मिलेगी ऑनलाइन अब सारी। देना हो जब तुम्हें इनकम टैक्स, ऑनलाइन देकर करो रिलैक्स। कुछ भी चाहिए आपको घर बैठे मंगवाना, अब लंबी लाइनों में लगना हुआ पुराना। आपके हाथों में पहुंचेगा अब हर सवाल का जवाब। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना है लाजवाब। खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। कनाडा में मुकीम जावेद दानिश एक तवील अरसे से हिंदुस्तानी ड्रामों के फरोग देने में मसरूफ हैं। इन दोनों जावेद दानिश रांची के दौरे पर हैं। पेश है एक खास रिपोर्ट। ये हैं जावेद दानिश, जिनका आबाई वतन लखनऊ है, लेकिन तकरीबन 30 सालों से टोरंटो में मुकीम हैं। कॉन्वेंट स्कूल में तालीम हासिल करने के बावजूद वो उर्दू में लिखते रहे हैं। उनकी 1 दर्जन किताबें मंजर आम पर आ चुकी हैं।
70 के दहे में कलकत्ता रेडियो स्टेशन में मुलाजमत के दौरान जावेद की मारूफ ड्रामेटिस्ट हबीब तनवीर से मुलाकात हुई, जिनसे बंगला ड्रामों को उर्दू में तर्जुमा करने की तरगीब मिली और इस तरह रेडियो ड्रामा पर मुश्तमिल परमीथियस नामी किताब मंजर आम पर आई और तब से वो उर्दू और ड्रामों के फरोग की कोशिशों में मसरूफ हैं। तो मैं सबों को ये कहता हूँ कि बिकॉज आई थिंक इन उर्दू, फॉर दैट आई राइट इन उर्दू। तो मैं सोचता उर्दू में, इसलिए लिखता भी उर्दू में। उर्दू मेरी मादरी जबान है एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। तो टोरंटो में बसे कोई 30 साल हो गए, हम अगर उर्दू का काम कर रहे हैं हम लोग, और उर्दू बहुत ही जिंदा है, मुतहर्रिक है। वहाँ थिएटर उर्दू का नहीं था, हमने उसे आबाद किया। रंगमंच कनाडा के नाम से हमारा थिएटर ग्रुप है, जो हजरात देखना चाहें तो बहुत ही अच्छी वेबसाइट है www.rangmanch-canada.org। तो उस पर हमारी सारी एक्टिविटीज नजर आएगी। जावेद दानिश को सफर का बेहद शौक है। वो अब तक दुनिया के बेशतर मुल्कों का दौरा कर चुके हैं। यूरोप, अमेरिका और जापान के सफर के दौरान उन्होंने सफरनामा, आवारगी और हिजरत के तमाशे नामी किताबें लिखी। हालिया दिनों उन्होंने एक फिल्म भी प्रोड्यूस की जिसका नाम है बड़ा शायर छोटा आदमी। उर्दू में अगर आप ढूंढेंगे कि अफ्रीकी अदब क्या है तो कोई किताब नहीं है, आज भी नहीं। वो पहली किताब थी काले जिस्मों की रियाजत, उसका तर्जुमा किया, बहुत कामयाब किताब थी। उसके बाद बहुत बड़ा मसला हमारी फलस्तीन का है, फलस्तीन के साथ साथ इसराइल जुड़ा हुआ है। तो हम लोगों ने ये किया कि एक दूसरी किताब आई तर्जुमे की जिसका नाम था एक बाप की औलाद, यानी इब्राहिम की औलाद है हम सब, मगर लड़ रहे हैं, मसले मसाइल हैं, पॉलिटिकल प्रॉब्लम है। तो उन दोनों को मुताला करने के लिए कि भाई क्या है कंपैरेटिव स्टडी, तो एक बाप की औलाद में इसराइली अदब और फलस्तीनी अदब दोनों का तर्जुमा किया। ये किताब भी आपको दूसरी किसी कहीं नहीं मिलेगी कि किसी ने इसराइली अदब का तर्जुमा नहीं किया। जावेद दानिश बुनियादी तौर पर थिएटर से जुड़े हैं। यही वजह है कि वतन से कोसों दूर रहकर भी वो हिंदुस्तानी रंगमंच को फरोग देने की कोशिशों में मसरूफ हैं। ईटीवी न्यूज, रांची। टोंक के मौलाना अबुल कलाम आजाद अरबिक पर्शियन रिसर्च इंस्टीट्यूट में तारीख हिंद के तहफ़्फ़ुज़ में फारसी माखिज़ की अहमियत के उन्वान पर सह रोज़ा सेमिनार जारी है। इस सेमिनार में मुल्क भर से दानिश्वर तबका शिरकत कर रहा है। सेमिनार के इफ्तिताही इजलास से खिताब के दौरान शुरका ने फारसी को तारीख हिंद की कुंजी से ताबीर किया। राजस्थान का टोंक इन दिनों माहिरीन लिसानियात का मरकज बना हुआ है। टोंक का अरबिक पर्शियन रिसर्च इंस्टीट्यूट फारसी जबान पर हो रहे सेरोजा सेमिनार का मेजबान है। सेमिनार के इफ्तिताही इजलास में माहिरीन ने हिंदुस्तानी तारीख में फारसी की अहमियत व इफादियत पर रोशनी डाली है। शुरका के मुताबिक हिंदुस्तान में तारीख का आगाज अहले फारस की हिंद आमद के बाद ही हुआ है। फारसी एक खजाना है, एक भंडार है हिंदुस्तान से मुतालिक इत्तिलात का, और अगर हमारे पास फारसी की कुंजी नहीं है तो हम इस खजाने को खोल नहीं सकते। इस लिहाज से सेमिनार इंतहाई अहम है कि उन्होंने इस अहम मौजू को चुना है ताकि आम लोगों की तवज्जो हो कि फारसी हिंदुस्तान के लिए क्या अहमियत रखती है। जब फारसी जानने वाले यहाँ आए तो उन्होंने तारीख नवीसी शुरू की। हिंदुस्तान की सबसे पहले तारीख जो है वो ताजुल मासिर है जो फारसी में लिखी गई है, और जो कुरून वुस्ता हम जिसे कहते हैं मेडिवल इंडिया, उसकी तारीख सिवाय फारसी के किसी और जबान में नहीं मिलती। सेमिनार के जिम्मेदारों ने सेरोजा सेमिनार की तफसीलात बताई और रियासती हुकूमत के इकदामात पर रोशनी डाली। ये मौजू है द इम्पोर्टेंस ऑफ पर्शियन मैनुस्क्रिप्ट टू प्रोटेक्ट इंडियन हिस्ट्री। तो ये बहुत अहम मौजू है तारीख हिंद के तहफ़्फ़ुज़ में फारसी माखिज़ की अहमियत। इस पे यह सेमिनार हो रहा है, पूरे हिंदुस्तान से यहाँ लोग आए हुए हैं। इस सेमिनार में राजस्थान हुकूमत की जानिब से लिसानियात के शोबे में गिरां कद्र खिदमात के इतराफ में APRI के बानी व डायरेक्टर शौकत अली को फारसी, मुफ्ती हसन को अरबी, इक़्तिदार हुसैन को तारीख और अबुल फैज उस्मानी को उर्दू के लिए अवार्ड से नवाजा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। ऑस्ट्रेलियन ओपन से हिंदुस्तान के लिए अच्छी खबर है, जहां सानिया मिर्जा मिक्स डबल के फाइनल में दाखिल हो गई हैं। सेमीफाइनल मुकाबले में सानिया और होरिया टिकाऊ की जोड़ी ने ऑस्ट्रेलियाई जोड़ी जर्मिला और मैथ्यू एब्डिन की जोड़ी को 2-6, 6-3, 10-2 से शिकस्त दी। ये मुकाबला 1 घंटे से ज्यादा चला। अगर सानिया अपनी जोड़ीदार के साथ ये फाइनल जीत लेती हैं तो ये दूसरा मौका होगा जब कोई हिंदुस्तानी खिलाड़ी ऑस्ट्रेलियन ओपन के मिक्स डबल में फाइनल में फाता होगा। इससे पहले सानिया और भूपति की जोड़ी ने 2009 में ऑस्ट्रेलियन ओपन में फाइनल में जीत दर्ज की थी।
खबरनामे में सिर्फ इतना ही। आदाब।